हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी तर्जुमान तहरीक इंसाफ की जनाब रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर रऊफ साहब आज मेहरबानी मसूद साहब, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया सर। सर जो आपकी सियासी हिकमत अमली है वो देखते हुए तो नज़र आ रहा है कि आप सदारत का इंतखाब भी अब हार गए, मखसूस नशिस्तें भी आपको नहीं मिल सकें, इलेक्शन में भी आप जो हैं वो सीटें आपने ज़्यादा ली इंडिविजुअली, यानी कि एक जमात की पुष्पनाही के साथ आपके लोग जीते, लेकिन सिस्टम के साथ आप नहीं चल पा रहे सर। थैंक यू मसूद साहब वंस अगेन। देखिए, ये एक धांधली ज़्यादा असम्बली है और धांधली ज़्यादा इलेक्शंस के ज़रिए एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्स को इस मुल्क का सदर बनाया गया है। ये बज़ुबान फैज़ मातम वक्त की घड़ी है। इसमें हार या जीत का मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो कि अपने इक़दामात से तमाम अपोजिशन को नंगा कर रही है आवाम के सामने। अपोजिशन को या हुकूमत को? यू नो सब जितने भी लोग हैं जी, अपोजिशन जितने भी लोग हैं जो कि इस वक्त हुकूमत में पीटीआई की अपोजिशन की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के शराकतकार हैं जी। जो पीटीआई के जो ओपोनेंट्स है जी, लाजमी बात है। हाँ, आप अपोजिशन तो आप खुद हैं ना, हुकूमत की बात कर रहा हूँ जी। पीटीआई के जो ओपोनेंट्स है जो कि हुकूमत के इस वक्त शराकत में है, हुकूमत में पीपल्स पार्टी हो गई, पीएमएलएन हो गई, एमक्यूएम हो गई, उनको बिल्कुल अवाम की अदालत में नंगा कर रही है। और आप खुद समझ सकते हैं कि जी इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ था और दूसरा इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ था। रात के अंधेरे में जो हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया था, ये असेंबली उसी का शाखसाना है, उसी का प्रोडक्ट है। कंसिक्वेंटली ये जो कुछ भी करेगी वो कंट्रोवर्शियल है, वो इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मेरा ख्याल है कि एट सम पॉइंट इन टाइम मैं फील करता हूँ कि ये सब जो मामलात हैं ये अदालतों में जाएंगे और अदालतों को इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा कि कौन सा कदम सर जब अदालत में जाएंगे और अदालत इसे कलअदम या गैर कानूनी करार देगी तो कलअदम या गैर कानूनी होंगे। इस वक्त तक तो सूरत हाल ये है कि सदारत का इंतखाब हुआ, उसमें आपने हिस्सा लिया, आप उसमें हिस्सेदार हैं। इस सिस्टम चाहे अंडर प्रोटेस्ट ही सही, लेकिन आप इस सिस्टम का हिस्सा एक तरह से हैं। लेकिन इसके बावजूद जो आपको मतलूबा नताइज हैं वो किसी तौर पर हासिल नहीं हो पा रहे। तो इसकी जो वजूहात हैं वो उनको एड्रेस करने के लिए आप क्या एहतजाज का ही रास्ता इख्तियार करेंगे और अदालतों के दरवाजे ही खटखटाएंगे? देखिए, हमारी एक 3 pronged स्ट्रेटजी है मसूद साहब। हमारे पास वो 3 ऑप्शंस हैं और हम 3 ऑप्शंस को हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम इस्तेमाल करेंगे। एक ऑप्शन हमारे पास है कि हमारे मेंबरान जो हैं वो इस वक्त असेंबलीज़ में बैठे हुए हैं, वो फेडरल असेंबली हो या वो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हो, तो वो असेंबलीज़ के अंदर रह के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो एक अपना रॉबस्ट किरदार जो है वो अदा करेंगे और अपनी जो डिमांड्स हैं और अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको दे विल कंटिन्यू टू पुट अक्रॉस। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो हमारे पास कानून का रास्ता है जो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। तो हम जो ये 9 फरवरी का इलेक्शन था उसके बारे में मुख्तलिफ हम लोग इलेक्शन कमीशन में गए हैं। उसके बाद अगर ट्राइब्यूनल में जाना पड़ा, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में, तो हम जाने का इरादा रखते हैं। सो दूसरा रास्ता है जो कि हमारे पास कानूनी रास्ता है। और तीसरा रास्ता हमारे पास जो आइन हमें देता है वो पुरअमन एहतजाज का है, वो सियासी रास्ता है। सो कल खान साहब ने प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है और आप कल देखेंगे कि लोग बाहर निकलेंगे, आवाम बाहर सर मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि एक है असेंबली के अंदर शोर शराबा, असेंबली के बाहर शोर शराबा, कानून के जो दरवाज़ा आप खटखटा रहे हैं, तो आपने देखा कि बल्ले का निशान भी आपके पास नहीं था। फैसला जो आया वो आया आपके खिलाफ। आप की क़यादत इस वक्त जेल के अंदर है, आप उसमें नाइंसाफ़ी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपके मुताबिक आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी सूरत में ये जो तीनों ऑप्शन हैं आपको लगता है कारगर साबित होंगे? जी, अल्टीमेटली यही ऑप्शंस हैं, क्योंकि हम एक सियासी जमात हैं और सियासी जमात के जो डोमेन्स होते हैं उन्हीं के अंदर रह के ही हमने ऑपरेट करना है। कंसिक्वेंटली जो तीनों जो डोमेन्स हैं वो मैंने गिनवा दिए हैं, इसी के अंदर रह के हम कहेंगे। देखिए, ये जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं
ऑब्वियसली वो सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि किस तरीके से रियासत की फस्तायत, जबर और कहर जो है वो अपने सियासी रवैये में इंसाफ के ऊपर नहीं, बात तो कर लेने दे, बात तो कर लेने देना, कंप्लीट कर ले सर। तो इसलिए जो उस कॉन्टेक्स्ट के बावजूद, उन हालात में हम इलेक्शन, जबकि हमें इलेक्शन कैंपेन करने की भी इजाजत नहीं दी, हम गए हैं और अवाम का एक मेजर 2/3 से भी ज्यादा मैंडेट जो है वो हमें मिला हुआ है। तो हमारी लड़ाई जो है इस वक्त सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, बल्कि तमाम रियासत के अदारों से भी है। हमें पिछले जब से हम गए हैं, जा रहे हैं अदालतों में, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, वो छोटी अदालत हो, वो हाई कोर्ट्स हो या वो सुप्रीम कोर्ट हो। इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग। सो हम तो दरवाजे खटखटाते रहेंगे और हमें यकीन है कि एट सम पॉइंट इन टाइम मेरा ख्याल है कि किसी का ज़मीर तो जागेगा और जो एक कानून की और आइन की आवाज़ है वो सुनाई देगी। हमें यकीन है, मुझे भी यकीन है कम से कम हम सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आपके सियासी रवैये में तब्दीली आई है। अचकज़ई साहब को आपने अपना सदारत के लिए उम्मीदवार बनाया, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से, और मौलाना फजलुर रहमान साहब से खुद मुलाकातें की। तो आगे क्या ये मुमकिन है कि पार्लियामान के अंदर दीगर जमातों के साथ भी, जिसमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके साथ भी आप बैठ जाएं? देखिए, खान साहब की स्पेसिफिक हदायत हैं उन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, PMLN, पीपल्स पार्टी और MQM, इनके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि इन्होंने अवामी मैंडेट जो है वो यूज़र्व करने में एक बहुत ही हीनस किस्म का जो रोल है वो अदा किया हुआ है। बाकी तमाम जमातों से उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम राब्ते में हैं। मगर सर, मौलाना फजलुर रहमान तो PDM के सदर थे, जो कि आपने उनके साथ इसलिए कर लिया कि क्योंकि वो इस वक्त सिस्टम से नाला है। देखिए, उन्होंने ऐसे ओवरचर्स दिए थे, ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी जो कि एक चेंज ऑफ हार्ट जो है उसको इंडिकेट करता था। कंसिक्वेंटली अगर कोई चेंज ऑफ हार्ट किसी का हो, कोई परमानेंटली अच्छा नहीं होता, परमानेंटली बुरा नहीं होता, एक्सक्लूसिवली अच्छा नहीं होता, एक्सक्लूसिवली बुरा नहीं होता। सो इसलिए एक ओपनिंग है, हम कोशिश करेंगे। सर, ये मामला नहीं है कि किसने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया था, मामला ये है कि कौन आपके हक में बयान देता है। नहीं, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं मसूद साहब। मैं शायद उन सारों को इस वक्त यहाँ आश्कार ना कर सकूं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक इशू ये है इस वक्त कि मुल्क के इलेक्शंस के साथ एक कॉन्स्टेंटली पिछले 75-76 सालों से जब भी इलेक्शन हुआ है तो खिलवाड़ हुआ है, वो किस एक पार्टी की सपोर्ट में हो या दूसरी पार्टी के अगेंस्ट हो या तीसरी पार्टी के साथ हो। द फैक्ट इज कि ये जो अमल है ये खत्म होना चाहिए और अवामी मैंडेट जो है उसको मिलना चाहिए, जिसके सर मुझे पहले तो ये समझा दीजिए ना, ये हमारी लड़ाई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से क्यों बात हुई और MQM से बात क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि MQM तो आपका हिस्सा रही, साफ सुथरी नफीस लोग थे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो उनके मुतालिक इमरान खान साहब तो बुरी ज़बान इस्तेमाल करते थे, उनसे हो गई, इनसे क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपको छोड़ दिया है बस? नहीं, हमें छोड़ने की बात नहीं है। ये इतना वी आर नॉट सच स्मॉल माइंडेड पीपल। मसला ये है कि इस वक्त एक बहुत मेजर फैक्टर है, एक बहुत बड़ा जो क्राइसिस है वो मुल्क में है, वो क्राइसिस है अवामी मैंडेट के चोरी करने का। ये सबसे बड़ा क्राइसिस है और जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो इसी के गिर्द हो रही है। हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज MQM अगर अपने पास्ट को रिग्रेट करती है, वो कहती है कि हाँ मैंडेट चोरी हुआ है और उन्होंने जो हमारी 22 सीटें कराची से जीती हैं वो उनको वकेट करते हैं, तो वो भी आ जाएं। लेकिन ये है कि ये ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन की बात करते हैं, रेकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है ट्रूथ के बगैर। ठीक है, सच को बोला जाना चाहिए। सर आपने भी अभी जिक्र कहना पड़ेगा उनको कि जी उनसे क्या ज्यादती हुई है। और जी आपने अभी जिक्र किया कि जितने इलेक्शन हुए हैं वो सब जो है फॉल्टी इलेक्शन थे। इवन ये कि 2018 का इलेक्शन भी, तो 2018 के इलेक्शन में सिस्टम आपके साथ मौजूद था, आप इसको भी तस्लीम कर रहे हैं? देखिए, सिस्टम हमारे साथ मौजूद था या नहीं था, हकायक कुछ और हैं। लोग जनरली यही समझते हैं कि जी हमें हमारी मदद की गई, लेकिन हमारे पास फैक्ट्स हैं कि हमारी 35 सीटें जो हैं उस इलेक्शन में भी कम की गई थी ताकि एक वल्नरेबल हुकूमत कायम हो सके। देखिए, स्ट्रैटेजी एक बड़ी कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी है कि जिसको भी लाना है या जिसको भी आने देना है उसको इस किस्म की हुकूमत बनाने देना है कि वो वल्नरेबल रहे। अभी भी जो हुकूमत बनी है, नंबर तो है इनके पास, लेकिन जो हुकूमत है वो भी जो पार्टीज हैं, वर्नेबल हुकूमत, जो पार्टीज हैं, कहने उनकी को आपस में ये लग रहा है कि अब ये हुकूमत मांगी है उन पार्टीज की। सेनेट इलेक्शन के बाद 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल कर लेगी और आइन में तरमीम करने का भी इख्तियार इसके पास आ जाएगा। कहने को तो ये इतनी मजबूत हुकूमत होगी, लेकिन जो तमाम जमातें मिली हैं इनमें से एक जमात भी निकल जाए तो ये बड़ी वर्नेबल हुकूमत है। आपकी भी हुकूमत इसी तरह की थी, तो एक ही तरह की हुकूमत थी। उस वक्त आप थे, इस वक्त ये है।
नहीं, देखिए ये हुकूमत जो है ये बहुत वल्नरेबल हुकूमत है, क्योंकि इसमें जो इसके शरीकैन हैं जो इसमें शामिल हैं वो एक दूसरे को गालियां देते रहे थे 15-20 दिन पहले तक। और एमक्यूएम जो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इशारों पे काम करती है, उसका तो अपना कोई मैंडेट है ही नहीं है। 2018 में भी आपकी हुकूमत बड़ी वल्नरेबल पीपल्स पार्टी जो है उसका एक अपना एजेंडा है, और जिस वक्त वो ये कोalition जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगी, उसको सूट नहीं करेगी, वो दे विल स्टेप आउट। सर वही मैं कह रहा हूं, 2018 में आपकी हुकूमत बड़ी वल्नरेबल हुकूमत थी, कमजोर हुकूमत है, और बहुत बड़ी कमजोर आपकी भी हुकूमत थी, और वो टिकी हुई थी एमक्यूएम के चंद वोटों के ऊपर। एमक्यूएम निकली तो आपकी हुकूमत धड़ाम से गिर गई। यहां पर पीपल्स पार्टी निकल जाए तो हुकूमत गिर जाएगी। सूरत हाल वही है। बात यह है कि उस वक्त 2018 में आपने, 2024 में ये हैं, लेकिन इन्होंने मान लिया था और आपके साथ चले थे, तो आप क्यों नहीं मान रहे? नहीं, कब हमारे साथ चले थे ये तो लॉन्ग मार्चेस करते फिर रहे थे। 4 लॉन्ग मार्चेस हुए थे हमारे, और उसके अलावा इन्होंने हमेशा पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर रह के हमें अपोज किया है। बिल्कुल, ये इन्होंने हमेशा गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहे ये लोग। इनका रवैया आपको पार्लियामेंट के अंदर भूल चुका हुआ है। सर, क्या वो लॉन्ग मार्चेस आप भूल चुके हैं? मईशत की दावत दी, बिलावल साहब ने कहा कि मैं वजीर आजम के साथ चलूंगा, गो कि उन्होंने सेलेक्ट कहा था, मगर फिर भी कहा था कि हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर उसके बाद इनकी पकड़ धकड़ शुरू हो गई, इन पे मुकदमे बनना शुरू हो गए। इनको यानी किसी को हीरोइन के केस में, किसी को किसी केस में जो साबित भी नहीं हुए। एहसन इकबाल को बंद कर दिया, मिफ्ता इस्माइल को बंद कर दिया, उस वक्त दीगर और लोगों को बंद किया। तो ये सब कुछ जब आपने किया तो फिर आपके खिलाफ एहतजाज हुआ ना सर? मैं बिल्कुल इसके साथ एग्री नहीं करता हूं आपकी कंटेंशन के साथ। अनफॉर्चुनेटली देखिए, ये लोग चोरी और डाका डाला हुआ ना इन्होंने, और हमारा एक फाउंडेशनल पिलर था हमारे मैनिफेस्टो का कि हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है। अकाउंटेबिलिटी चलने नहीं दी गई। उसमें जो ताकतें इन्वॉल्व थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं नहीं इस वक्त यहां कोई और बिटरनेस क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन हमें पता है कि हमारी हुकूमत को किस किस तरीके से सैबोटाज किया गया, हमारे एजेंडे को किस तरीके से सैबोटाज किया गया। ये मुकदमे जो इनके ऊपर थे ये जस्टिफाइड मुकदमे थे, इन्होंने चोरी और डाका डाला हुआ था। शहबाज शरीफ साहब जो है डेढ़ साल तक वो इंडाइट नहीं हुए, कौन नहीं इंडाइट होने दे रहा था उनको। सर, आपने फिर कल एहतजाज की कॉल दी है। मरियम नवाज साहिबा का बहुत सख्त बयान आया है। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, रास्ते वास्ते बंद किए तो आहनी हाथों से निपटेंगे। मरियम साहिबा जो चाहें कर लें, हमने प्रोटेस्ट कॉल दी है, लोग बाहर निकलेंगे और प्रोटेस्ट होगा। एक दफा नहीं, अगर दोबारा जरूरत पड़ी, तीसरी दफा जरूरत पड़ी तो प्रोटेस्ट होगा। हम एक आग के दरिया से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं। हमें मरियम नवाज साहिबा की ये जो गीदड़ भपकियां हैं वो नहीं डरा सकती। वो जो चाहे कर लें, हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमने हमारा अपना राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और हम उसको एक्सरसाइज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रऊफ फजल साहब, मरकजी तर्जुमान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक